हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेकर आए हैं अगला टॉपिक जो है हमारे पास एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में भी कई बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो छोटे लेवल के, और मेनली इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है। आगे आने वाले टॉपिक्स में भी इससे हेल्प मिलती है। देखेंगे क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि फिजिक्स में बताया जाता है हमेशा हर प्रिंसिपल हर लॉ की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कॉमन मेथड है डिफाइन करने का। इट स्टेट्स दैट, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इट स्टेट्स दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ये क्या हुआ, समझ नहीं आया? तो एक बार एग्जांपल से देखेंगे, इसको थोड़ा फिगर से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली कई बार हमें डायरेक्ट डेफिनेशन समझ में नहीं भी आती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। ये जो लैंग्वेज यहाँ इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख दी है, ये छोटी सी बात वैसे आपको बता रहा है। ये कह रहा है कि सपोज करें यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल क्यू। बाय डिफॉल्ट हमने साइन नहीं मेंशन किया, तो हमेशा की तरह इसको पॉजिटिव मानकर चलेंगे। अब ये है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर सपोज एक चार्ज है Q1 और वो सर्टेन डिस्टेंस पर है R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहां पर ये फोर्स, ये भी हम साइन नहीं दिखा रहे हैं तो मान लेते हैं पॉजिटिव है। Q1 इसको रिपेल करेगा और कोई फोर्स लगा देगा वैल्यू F1। कैसे निकालेंगे F1 को? इसके लिए हमारा कूलम्ब्स लॉ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q बाय R स्क्वायर, हमारी F1 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्शन हमने फिगर में दिखा दी है। ठीक है, अब हो सकता है यहां पर एक और चार्ज हो, मान लेते हैं यहां कहीं -Q2, मैंने माइनस दिखाया है इसको। इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग हो गई, तो पहले वाले को सपोज आपने R1 मान लिया, इसको हम R2 मान लेते हैं। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि जो -Q2 है वो इस Q को क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसने यहां किया अट्रैक्ट। इस F2 को अलग से निकालना होगा तो कैसे निकालोगे आप? फिर से कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 into Q बाय R2 स्क्वायर। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक और चार्ज यहां कहीं प्रेजेंट है Q3 की फॉर्म में, और इसने हमें रिपेल करवा दिया फिर से F3 को। तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, ये भी ये भी। तो एक ही चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा चार्जेस, उन्होंने फोर्स लगाया है। इंडिविजुअल फोर्स तो हम निकाल लेंगे कूलम्ब्स लॉ की मदद से, लेकिन टोटल वैल्यू कैसे पता चलेगी? वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर एक चार्ज पर एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से फोर्स आता है तो आप उन फोर्सेस को सबको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए आपको सम तो करना है, लेकिन सम किस तरीके से करना है? वेक्टर सम, यानी कि आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर हम कहना चाहें कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q दिस इज इक्वल टू F वेक्टर टोटल, और इसको F1 प्लस F2 प्लस F3 नॉर्मल वैल्यू उठाई और जोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये वेक्टर सम के अकॉर्डिंग है, मींस यहाँ के लॉ थोड़े हटकर होंगे। वही कॉन्सेप्ट जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ा करते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या डिस्प्लेसमेंट लॉ, या फिर पॉलीगॉन लॉ, ऐसे बहुत सारे हैं। एक कॉमन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर निकाल कर रखेंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल के लिए एक फिक्स मेथड बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस आ गए हैं, मल्टीपल फोर्सेस का वेक्टर सम किया है, हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाए तो मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल केसेस बताना चाहूंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल को सपोर्ट मिले। मान लेते हैं हमारे पास ये एक चार्ज है, इसके ऊपर इधर कहीं फोर्स लगता है F1, यहां कहीं फोर्स लगता है F2, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको मालूम है थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, वो आपको यहां कहीं ऐसा कुछ मिल जाएगा। मान लेते हैं F वेक्टर मिल गया, और उसने पहले वाले F1 के साथ अल्फा एंगल बना रखा है। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोग 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा करते हैं। जैसे कि ये A वेक्टर हो गया F की जगह, F1 की जगह, ये हमारा B वेक्टर हो गया, और इनके बीच में हम रिजल्टेंट बना दिया करते थे। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा है इसको तो, थीटा, और ये एंगल अल्फा।
तो याद करो जरा, क्या था रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, कुछ अंडर रूट जैसा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके किया करते थे। यहां पर भी हम f का फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बनाएंगे, अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, फिर f2 का स्क्वायर, दूसरा फोर्स, फिर ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos थीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया है फोर्स का। डायरेक्शन के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन के लिए हमें tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करना होता है। tan अल्फा क्या है, b sin थीटा होता था, b की जगह यहाँ f2 है, f2 sin थीटा अपॉन a प्लस b, तो f1 प्लस f2 cos थीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में स्पेशली बोला है तो आप जरूर डायरेक्शन निकाल के दें, अदरवाइज जनरल केसेस में न्यूमेरिकल के मैग्नीट्यूड से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको कुछ कंडीशन बताने जा रहा हूं। क्या कंडीशंस देखेंगे जरा एक एक करके। यहाँ पर फोर्स के बीच में F1 और F2 के बीच में जो एंगल होगा ये कुछ ऐसा है, ध्यान देंगे इधर, ये हमारा F1 हो गया, ये F1 है, ये ऊपर F2 हो रहा है, इसके थ्रू दिखा देते हैं ब्लू और ब्लैक के थ्रू, ये F2 हो गया, और ये पिंक वाला हमारा थोड़ा हटकर है कलर, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे। ये एंगल थीटा है, इसको हमने थीटा कहा है, और ये थीटा की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो कम होते 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 वो इस कंडीशन में आ सकती है। इसको हम बोलते हैं जहां दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ गए, पैरेलल हो गए, थीटा कितना हो गया इनके बीच में घटकर रिड्यूस होकर 0 हो चुका है। इसको वापस बढ़ाएंगे तो ये 90 हो सकता है कुछ ऐसा, और बढ़ाएंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा तो यहाँ मैक्सिमम चला जाता है, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया। तो स्पेशल केस 3 आ रहा है हमारे पास, सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री और अपोजिट डायरेक्शन। कुछ बच्चे बोलते हैं जी और बढ़ जाएगा ये तो, लेकिन ये और नहीं बढ़ता है, ये क्या होगा, ये जरूर 180 से ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन हम इसमें स्मॉलर साइड से लेते हैं एंगल को हमेशा। तो मैक्सिमम एंगल इसमें 180 डिग्री बनेगा, मिनिमम एंगल इसमें 0 बनेगा, और एक वैल्यू के बीच में 90 वैल्यू भी बन जाती है। तो 0 से लेकर 180 के बीच में वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती है, पर हम ले रहे हैं केस अगर F1 इज पैरेलल टू F2 है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन वाला केस हुआ है, सेम डायरेक्शन वाला केस। ठीक है, सेम डायरेक्शन वाला केस, तो इसमें थीटा बन जाता है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू आ जाती है 1, ये सब आपको पहले से मालूम है। cos 0 1 होगा तो ये बन गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यानी कि F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा F1 प्लस F2, ये हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट भी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं फाइंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज, तो आपको डायरेक्ट ऐड कर देना है। दूसरा केस है कि अगर F1 पैरेलल नहीं है तो एक अपोजिट वाला केस, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं हम इसको, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया है। इसमें हमें थीटा मिल जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, पहले 0 डिग्री था, अभी 180 डिग्री। यहां अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे cos 180 तो ये बनता है -1, और जब यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1 बनेगी तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बन गया फिर से, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा F1 माइनस F2, या फिर ये F2 माइनस F1 भी हो सकता है। अब कौन सा लेना है देखेंगे, उसके लिए बस इतना ध्यान देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 कर दो, अगर F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 कर दो, बेसिकली एक ही है, लेकिन जैसे भी आप नोटेशन वाइज देना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो पहला स्पेशल केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दूसरे वाले में मिनिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये मिनिमम वाला केस हो गया हमारा, मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और एक केस हम और लेकर चल रहे थे कि अगर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, केस नंबर सी, अगर F1 इज परपेंडिकुलर टू F2 तो थीटा हो जाता है 90 डिग्री, सभी को पता है। तो इसके लिए cos 90 की वैल्यू आ जाती है 0,
तो ये cos 90 0 मल्टीप्लाई में अगर इस पूरे पार्ट को हटा देगा तो बचेगा सिर्फ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो यहां बन जाएगा f इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f1 और f2 के स्क्वायर का सम। और ये स्क्वायर रूट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जिसको बाहर निकाले नहीं निकाले, ध्यान रखेंगे जो बाहर निकलता है वो होल स्क्वायर वाला निकलता है। ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स है, ये रूट के बाहर नहीं आएंगे, आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। केस कुछ ऐसा है जहां पर f1 और f2 पैरेलल हैं। मान के चलेंगे जैसे यहां पर ये f1 लगा, इसी डायरेक्शन में f2 भी लग गया। दूसरा केस आया था तो इसमें f1 प्लस f2 बन गया था हमारे पास, r का फॉर्मूला f1 प्लस f2 मैक्सिमम रिजल्टेंट। दूसरा केस आया था f1 एंटी पैरेलल इनटू f2 अपोजिट डायरेक्शन। ये बात ऐसी हुई जैसे f1 इधर एक्ट कर रहा है तो f2 इधर एक्ट कर रहा है 180 डिग्री, इसमें थीटा 180 डिग्री। और तीसरा केस तो बड़ा सिंपल है, इधर हमारे पास f1 आ गया तो इधर f2 आ गया और ये वेक्टर फॉर्म में 90 डिग्री बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये सिर्फ हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही नहीं, जितने भी आगे वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ अभी फोर्स पढ़ रहे हैं, आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको देखने को मिलेगा। फिर मैग्नेटिज्म में हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, सब जगह इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर स्टार लगाकर, हमेशा की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा हेल्प करेगा आपको वेक्टर क्वांटिटी के सॉल्यूशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, बार बार इसको रिवाइज करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बड़े आराम से हो जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू। कैसे होंगे, एक दो एग्जांपल जरा हम लोग अभी न्यूमेरिकल केस में देख लेते हैं। रेडी है सब लोग? तो निकाल लीजिए पेपर पेन और तैयार हो जाइए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सिंपल लेवल से ही शुरू कर रहे हैं जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने में थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी। 3 point charges of magnitude 5 microcoulomb, 5 microcoulomb and 1 microcoulomb are placed at vertices of equilateral triangle of side 10 cm. Find resultant force on 1 microcoulomb charge। आपको पहले भी बताया है, न्यूमेरिकल को करने का एक ही गुरु मंत्र है, गिवन लिखना है। इसमें आज आपको एक और खास बात साथ में बताता हूं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है तो कोशिश ही करिए कि आप न्यूमेरिकल का जो केस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिगर बना सको। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो मान के चलिए 50% क्वेश्चन तो आपका वही खत्म हो जाता है। बाकी का काम मैथमेटिकल एंजॉयमेंट हम जानते ही हैं, तो उसको तो कर ही लेते हैं अगर फिगर बन जाता है तो देखते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें हमें चार्जेस दिए हुए हैं। अगर आप सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं तो आपको चार्जेस में Q1 दिया है मान लो 5 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है ये भी 5 माइक्रोकूलम, Q3 दिया है 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस दी है आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखेंगे, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, तो यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, और यहां 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर मींस 10 टू द पावर -1 मीटर, या आप इसको 0.1 भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये सब जरूर ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल करते वक्त वो एक कॉमन सिस्टम में रहे। कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं, ज्यादातर केस में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा SI सिस्टम ज्यादातर केस में, ठीक है। तो कॉमन होना चाहिए। यहां पर हमने वही किया है, कूलम 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 और मीटर में इसको ले आए हैं। फिगर वाइज अगर हम इसको देखें तो फिगर इसका कुछ ऐसा बनता है, जैसा कि बोला है हमारे पास कंडीशन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रहा, यहां पर एक चार्ज रखा है +5 माइक्रोकूलम, यहां भी एक रखा है +5 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस आपको बता दी है 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी डिस्टेंसेस बराबर होती हैं, हम पहले से ही जानते हैं। और हमारे पास तीसरा चार्ज यहां दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, ये भी प्लस में है, हमें इसी के ऊपर फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो कॉन्सेप्ट जैसे कि हम देख रहे थे, यहां से कुछ फॉर्मूले वगैरह हम उठा लेंगे, यूज कर लेंगे। उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि ये जो Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 हम बोलकर चल रहे थे। Q3 के ऊपर हमें फोर्स निकालने के लिए बोला गया है।
फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम, यानी Q3 के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो Q1 Q2 Q3 ये 3 है, इसमें Q3 के ऊपर निकालना है, तो उसको छोड़ दो, जिसकी वजह से निकलेगा वो कितने रह गए, दो चार्जेस रह गए हैं। इन दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस देख लेते हैं। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को करेगा रिपेल, नाम दे देते हैं Q1 ने दिया है इसलिए मैंने इसको F1 बोल दिया। प्लस वाला Q2 फिर से करेगा रिपेल, इस बार मैंने इसको F2 बोल दिया क्योंकि Q2 ने लगाया है। F1 और F2 को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ चार्जेस का पेयर जो है वो दोनों में सेम है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, यानी वैल्यू दोनों की सेम निकल कर आएगी। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, बार बार दोनों की अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कर सकते हैं। बस फिर जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। इस एंगल को निकालने के लिए हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल इक्वल्स होते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कुल वैल्यू पर ये आता है कितना, आप जानते हैं 60 डिग्री। तो वर्टिकल अपोजिट में ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो F1 F2 को हम इंडिविजुअली निकालेंगे कूलम्स लॉ से। 60 डिग्री पर अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। हम स्पेशल केस वाले फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, वो होता तो ये फॉर्मूले पे डायरेक्टली लगा देते। तो थोड़ा जगह बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए इसको, और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। 2 मिनट का काम है, बड़े आराम से हो जाता है। अगर हम इसको कहें F1 क्या है, ये है फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। फॉर्मूला लगता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 अपॉन में R स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई गई है पहले एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज Q1 रखेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। दूसरा वाला है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा। अब देख लो -6 -12 हो गया, प्लस 9 हो गया तो -3 बच जाता है। 9 इंटू 5 45, -2 कर गया +2, 9 और 2 11 बन गया, 9 और 2 11 बन गया, -2 हो गया तो ऊपर गया +2 बनाया, 9 के साथ 11, ये था -12, तो ये बेसिकली -1 बच के आ रहा है। मींस ये वैल्यू हो गई है 4.5 न्यूटन। उसके बाद एक मैजिकल वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। मैजिकल वर्ड क्या है यहाँ, सिमिलरली F2 फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, सब कुछ सेम है, डायरेक्ट लिख दो 4.5 न्यूटन। उसके बाद का काम हमारा ट्रायंगल लॉ से चलेगा। नाउ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 ये होगा F, और इसका आंसर आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है, थीटा हमें 60 डिग्री दी है। अब बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। एक और खास बात बताता है इसमें, ज्यादातर बच्चे जो आप लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे, सही करना है, हमें भी यही करना है, बट थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन। F1 की वैल्यू रखी, F2 की वैल्यू रखी, 2F1 F2 रखा, cos 60 डिग्री रखा। सब बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सम करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे। आप ये देख रहे हैं कि F1 F2 की वैल्यू सेम है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। F1 स्क्वायर, F2 को भी मैंने कह दिया F1 2 F1 इंटू F1 स्क्वायर, और cos 60 1/2, तो 2 से 2 कट गया। F1 स्क्वायर क्या बन गया 3F1 स्क्वायर, F1 को कर दो बाहर, बच गया √3। F1 की वैल्यू लिख लो 4.5 √3 न्यूटन। ज्यादा झंझट ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपसे पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर बोला है कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो इक्वल वैल्यू के फोर्स बिल्कुल बीच में से निकल कर चले जाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे डायरेक्शन तो अलोंग मिडवे बिटवीन F1 एंड F2, या दूसरा तरीका बता सकते हैं एट एंगल, आधा आधा हो जाएगा, 60 का आधा 30 डिग्री विद F1 एंड F2। डायरेक्ट बता दिया, वरना आप tan अल्फा का फॉर्मूला जो होता है उससे भी निकालेंगे, आंसर 30 डिग्री ही आना है। ठीक है, आसान है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, फिजिक्स में ऐसे ही होता है, छोटा सा चेंज करते हैं और बदलाव बहुत बड़े हो जाते हैं।
तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखेंगे साथ ही साथ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, आराम से नोट करेंगे पॉज करके। ठीक है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, तो देखेंगे क्वेश्चन ये 1 से 2 पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा चेंज, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 -5, इसको मैं माइनस बना रहा हूं एंड उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ एक छोटा सा माइनस लगाया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल गया है, लेकिन करने का तरीका वही है। फिर से हम इसको देखेंगे किस तरह से करना है। फिगर को थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, कैलकुलेशन में भी चेंजेस हल्के फुल्के आएंगे, बट देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो जाता है। हमारे पास फिर से एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें है Q1 प्लस 5 माइक्रोकूलम, इस बार है Q2 माइनस 5 माइक्रोकूलम, और ये Q3 अब की बार फिर से पहले की तरह 1 माइक्रोकूलम ही है। ये डिस्टेंस भी हमने चेंज नहीं की है, आपको न्यूमेरिकल में चेंज होकर मिलती है, आप वैल्यूज बदल लेंगे। फिलहाल देखेंगे क्वेश्चन में बदलाव क्या क्या आया है। यहाँ Q2 की वैल्यू माइनस हो गई है, बाकी को मैं छेड़ ही नहीं रहा, एज इट इज चल रहा है। देखेंगे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को करेगा रिपेल, पहले की तरह F1 पहले भी इधर ही आया था। दूसरा जो Q2 है पिछली बार ये आगे की तरफ गया था, इस बार ये नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्टिव नेचर हो जाना है इसमें। F2 नाम दे दो चाहो तो ट्रायंगल को ABC। इस ABC ट्रायंगल में A पर रखे हुए चार्ज के ऊपर B और C वाले चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना है। इसमें B वाला पॉजिटिव था तो उसमें रिपेल किया, लेकिन C वाला नेगेटिव चार्ज था उसमें अट्रैक्ट कर लिया। एक छोटे से माइनस साइन में पूरा खेल बदल दिया है। अब ये जो Q3 है ये वैल्यू तो हम यहाँ लिख देते हैं Q3 = 1 माइक्रोकूलम। बट अब जो ये बीच में एंगल है वो पिछली बार की तरह हमारे पास 60 डिग्री था वो पिछली कैलकुलेशन में, इस बार ये बदल चुका है। क्या हो गया देखना पड़ेगा, 60 डिग्री पूरी लाइन 180 डिग्री तो बचा 120 डिग्री। ये काम वही रह गया सेम, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं, F2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं। हाँ लेकिन यहाँ ये बदल जाएगा, यहाँ हम इसको क्या कर देंगे cos 120 डिग्री लेना होगा। और जब हम इसको 120 डिग्री लेंगे तो यहाँ से थोड़ी वैल्यू बदलेगी, लेकिन काम अभी भी स्मार्ट कैलकुलेशन का ही करना है। ध्यान देंगे, रखेंगे F1 की वैल्यू को F1 ही रहने दो, F2 की वैल्यू को भी बनाओ F1, 2 × F1 × F1 F1 स्क्वायर, और cos 120 कितना, इस बार -1/2। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, -F1 स्क्वायर और प्लस F1 स्क्वायर भी बैलेंस हो जाएगा और आपको सिर्फ मिलेगा F1 स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया F1 और आंसर आ गया आपका 4.5 न्यूटन। ठीक है, बिल्कुल बीच से जाएगा इनके पहले की तरह, बेसिकली पैरेलल टू BC हो जाएगा, तो आप कह सकते हो पैरेलल टू BC। ठीक है, और राइट साइड इस तरीके से बता सकते हो। मैं 120 डिग्री का था, 60-60 के हिसाब से भी आप इसको बता सकते हो। ठीक है, छोटा सा चेंज फिजिक्स की बात है, छोटा सा चेंज करते हैं और ये पूरी की पूरी बात को बदल देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, पेपर में कई बार जब होता है आपके सामने पेपर आता है तो हम ऐसी ही छोटी छोटी बातों को कई बार ध्यान नहीं रखने के कारण मिस्टेक कर जाते हैं, बाद में पता चलता है तो फिर थोड़ा सा पछताना भी हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप इसको आसानी से करते चले जाएंगे। अपने आपको इम्प्रूव करते जाना है डे टू डे बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ट्रायंगल की जगह आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह भी दिए जाएंगे, लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए हम एक सेपरेट प्रैक्टिस पेपर का वीडियो रखेंगे, आप वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।